नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था। राष्ट्रपति संबंधी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है हमारे संविधान में उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक हमने कवर कर लिया था। और आज जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, विधायकी शक्तियां, विधेयक पे क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और साथ ही साथ जो क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति के पास, ये सभी शक्तियां हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और पिछला लेक्चर दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे समझ में आएगा। और प्लेलिस्ट में सभी जितने भी अभी तक इंडियन पॉलिटी में लेक्चर कवर हुए हैं, प्लेलिस्ट हमने बनाई उसकी, और क्रम वाइज आपको उसमें सभी लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, तो उनको आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका, विधायकी और न्यायपालिका, इसमें अंतर मैंने पिछली वीडियो में स्पष्ट किया था और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन औपचारिक रूप से नाम मात्र या औपचारिक तौर पर। यही मैंने आपको वैसे पिछले लेक्चर में भी बताया था। जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं नाम मात्र या औपचारिक रूप से, लेकिन वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। कोई भी जो कार्य होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, संसद में कोई विधेयक लाना हो, विधेयक बनाना हो, विधेयक लाना हो, उसको पारित कराना होगा, सारा कार्य मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और संसद के द्वारा ही किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का क्या है, मुखिया है। लेकिन अंत में वो कानून कब बनेगा? कानून वो तभी बनेगा जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के उसमें हस्ताक्षर होंगे। दोनों सदनों में पारित होकर जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, तभी जाके वो कानून बनता है। यानी अंत में जो शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो औपचारिक रूप से, क्योंकि राष्ट्रपति को करना ही पड़ता है। अगर एक बार राष्ट्रपति ने उसे वापस भी कर दिया है पुनर्विचार के लिए, और दोबारा उसमें परिवर्तन किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन दोबारा अगर वो राष्ट्रपति का भेज जाता है तो राष्ट्रपति उसमें बाध्य है, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो औपचारिक रूप से है, लेकिन वास्तविक रूप से ये शक्तियां निहित हैं प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, कोई भी शासन संबंधी कार्य होते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। तो कार्यपालिका शक्तियां जो कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। प्रश्न आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो वो है राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। उसमें अन्य आर्टिकल्स हैं कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में। अनुच्छेद 74(1), इसमें भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको यही बात स्पष्ट की थी कि कार्य किसके नाम पर हो रहा है? राष्ट्रपति के नाम पर। कोई भी शासन संबंधी कार्य किए जाएं या कोई भी विधेयक जब आता है तो अंत में वो कानून कब बनेगा? जब उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, यानी राष्ट्रपति के नाम पर ही वो फिर क्या होगा, फिर अंत में कानून बनाया जाएगा। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और साथ ही साथ भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ये अनुच्छेद 74 का क्लोज 1 कहता है। उसके बाद एक अनुच्छेद 75 का क्लोज 1 है दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। देखो, क्या प्रधानमंत्री चुनकर आता है? प्रधानमंत्री चुनकर नहीं आता है। चुनकर कौन आता है? संसद आते हैं चुनकर। जो लोकसभा के जो संसद होती है वो चुनकर आते हैं, लेकिन उन्हीं में से जो बहुमत का एक नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो प्रश्न अगर आता है कि क्या प्रधानमंत्री निर्वाचित होकर आता है? प्रधानमंत्री निर्वाचित होकर नहीं आता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है? जो जिस सदन के पास बहुमत होगा उसका जो नेता होता है, जिस पार्टी के पास बहुमत होगा उसका जो नेता होता है, तो उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री
की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन अभी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री लिस्ट देगा, प्रधानमंत्री बोलेगा कि ये मुझे मंत्री पद के लिए चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेगा, नियुक्त करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम और देखेंगे और कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है, और यहां से कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है। तो कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो देखो, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक महालेखा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन देखो, नाम मात्र औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, लेकिन एक्चुअली जो वो किसके कहने पर, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो किसके कहने पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो वास्तविक रूप से कार्य प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करता है, लेकिन किसके नाम पर, या औपचारिक रूप से वो सकते हैं किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। तो उम्मीद करते हैं कि वास्तविक और औपचारिक आप यहाँ पे भली भांति समझ गए होंगे। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है, देखो दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी, ये भी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राजभाषा आयोग हो गया, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। साथ साथ दोस्तों, किसी भी क्षेत्र को SC, ST या OBC किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित करने की शक्ति ये भी किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। किसी भी क्षेत्र को SC, ST, OBC घोषित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। और अनुसूचित जनजाति आयोग, OBC आयोग, ये आयोग गठन करने का और साथ साथ इनके अध्यक्ष नियुक्त करने का जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अगर दो राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न हो किसी कारण से, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन ये भी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये सारी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में निहित है। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। क्या क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। उसके बाद ये जो प्रमुख अधिकारी हैं, SC, ST, OBC का क्षेत्र राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, ये भी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो ये सारी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति में निहित हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियां कौन कौन सी है? जो विधायकी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, यानी कानून संबंधी शक्तियां, या जो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाना है, या लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद में क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। तो विधायकी संविधि शक्तियां इसे कहा जाता है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी, इनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है और सत्रावसान करता है, वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तो प्रश्न बनता है कि संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करना, आहूत का मतलब होता है बुलाना, दोनों सदनों को बुलाना, किसके लिए? अधिवेशन के लिए बुलाना। सत्रावसान करना यानी सत्र का अंत करना, इसे कहते हैं सत्रावसान। और साथ ही साथ लोकसभा को भंग भी कर सकता है, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग। ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, और ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए बुला सकता है,
और सत्रावसान भी राष्ट्रपति कर सकता है। ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित। दूसरी शक्ति है यहाँ पे विधायी शक्ति। वो है राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ये महत्वपूर्ण है। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये शक्ति संविधान के आर्टिकल 108 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और इस बैठक की अध्यक्षता, देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि संसद के दोनों सदनों को बुलाना, लोकसभा और राज्यसभा को। अगर दोनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया है किसी कारण से, लोकसभा एंड राज्यसभा इनके मध्य अगर किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो फिर इनको साथ बुलाना, इसे कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। जो कि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अगर ये अब्सेंट है अगर यानी अनुपस्थित है तो फिर करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष भी क्या है? अब्सेंट है, तो फिर करेगा राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा उपसभापति। यहाँ पे राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं कर सकता है, ठीक है। या तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और अगर ये दोनों अब्सेंट है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति। उम्मीद करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन आप समझ गए होंगे। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा में प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में और संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में अभिभाषण भी कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। तो संसद में अभिभाषण भी दिया जाता है। अभिभाषण कब दिया जाता है? तो जब क्या होता है, लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात, जैसे जब नई लोकसभा बनती है, जैसे चुनाव खत्म होते हैं फिर नई लोकसभा जब बनती है तो उसमें प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में क्या करता है? राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। और संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में भी अभिभाषण दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट जो यहाँ पे शक्ति विधायी शक्ति है उसमें है 12 सदस्यों को, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इससे पहले दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं आपको, एंग्लो इंडियन पहले, ठीक है, एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब ये प्रावधान हटाया गया है। जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, ये प्रावधान हटाया जा चुका है। लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये अभी भी किया जाता है, क्योंकि इसमें एंग्लो इंडियन नहीं है, इसमें 12 सदस्य कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। उसके बाद राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है। विधेयक जो कानून बनता है, क्योंकि देखो जब विधेयक क्या होता है, विधेयक लाया जाता है संसद में। जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो जाता है और फिर ये विधेयक जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पे जब हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो फिर ये बनता है कानून। तो बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के या राष्ट्रपति हस्ताक्षर से ये कानून नहीं बनता है। तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा जो यूटी होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहां पर शांति और सुशासन हेतु नियम वो बना सकता है राष्ट्रपति। लेकिन जिन यूटी में क्या है? विधानसभा है, जैसे कि पांडिचेरी में, वहां पे क्या है? विधानसभा है। तो वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा नियम और कानून वो नहीं बना देंगे, क्योंकि वहां पे विधानसभा है। लेकिन अगर विधानसभा किसी कारण से क्या हो जाती है, वहां पे विधानसभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति शासन लगता है, तो फिर वहां पर भी राष्ट्रपति के द्वारा वहां के सुशासन के लिए, वहां के शांति के लिए नियम कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हमने चर्चा कर ली। अभी हम विधेयक पे जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो विधायी संबंधी शक्तियां हैं। विधेयक के संबंध में क्या शक्ति है राष्ट्रपति के पास? देखो, विधेयक जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, विधेयक लाया जाता है संसद में।
संसद में जैसे सपोज पहले लोकसभा में लाया गया है, ठीक है, लोकसभा में ये हो चुका है बहुमत से पारित, उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी ये हो चुका है बहुमत से पारित। दोनों सदनों यानी दोनों सदनों को मिलाकर संसद बनती है, संसद में फिर राष्ट्रपति भी आ जाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित होने के बाद अब ये विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास यहां पर कौन कौन से शक्तियां अभी देखो विधेयक भी, अभी मैं किस विधेयक की बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं जब केंद्र का जो विधेयक है यानी जो संसद में विधेयक पेश किया गया है, तो जब विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया है तो लोकसभा राज्यसभा में पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के पास ही जा चुका है। तो क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास? विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, विधेयक को जैसे आ गया विधेयक राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी और वो विधेयक बन चुका है सीधे कानून। उसके बाद दूसरी शक्ति क्या है, अगर वो स्वीकृति न दे तो विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो विधेयक को अगर राष्ट्रपति ने देखा कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, राष्ट्रपति उससे क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, एक अपवाद है। अब अपवाद क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। धन विधेयक संसद सीधे क्या होगा, राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, सीधे स्वीकृति देगा, ठीक है, उसको राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो ये इसलिए यहाँ पे अपवाद है। लेकिन जो अन्य विधेयक है, विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो फिर विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तो ये तीन शक्तियां हैं विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास। या तो स्वीकृति दे दे तो वो कानून बन जाएगा, या तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे धन विधेयक के अलावा जो अन्य विधेयक हैं। और इसमें एक और शर्त है कि अगर राष्ट्रपति ने एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, अब संसद उसमें परिवर्तन करे ना करे, अगर दोबारा संसद उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है, ये संसद पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन किए पुनः पारित करता है और राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति को उसमें अपनी सहमति देनी ही होगी। और तीसरा क्या है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यानी विधेयक को अपने पास रख दिया, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि विधेयक राष्ट्रपति के पास कितने समय तक रहेगा या कितने समय तक राष्ट्रपति उसको अपने पास रोके रख सकता है। राष्ट्रपति उसको अनंत समय तक भी रोके रख सकता है। संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि एक निश्चित सीमा उसमें निर्धारित की गई हो। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति को लगा, क्योंकि देखो पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो दोबारा आगे तो वो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए उससे अच्छा है अगर राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति उसको अपने पास रख सकता है। तो ये तीन शक्तियां हैं विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास। अब राज्य के संबंध में देखो, ये तो कहां पे था, संसद में। अब माना किसी राज्य में, राज्य की विधानसभा में क्या है, कोई विधेयक लाया गया है और राज्यपाल ने क्या कर दिया है, राज्यपाल ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। विधानसभा से गया राज्यपाल के पास और राज्यपाल उसमें सहमति चाहता है किसकी, राष्ट्रपति की, और राज्यपाल ने भेज दिया है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो राष्ट्रपति या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे, जैसी इसमें कंडीशन है पहली वाली कंडीशन, या तो विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखे, जो तीसरी कंडीशन है यहाँ पे, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है धन विधेयक के अलावा। सेम तीन कंडीशन सेम वही है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बदल जाती है। देखो शक्तियां राष्ट्रपति के पास ये तीनों हैं, अगर कोई राज्य का विधेयक है, ठीक है, ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है ना कि विधेयक को राज्य में यानी विधानसभा में पुनः, अभी हम विधानसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी हम इस पे है तो, लेकिन इस पे भी ये तीनों शक्तियां सेम है राष्ट्रपति के पास। लेकिन जो ये दूसरी शक्ति है, विधेयक को राज्य विधानसभा में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर इस विधेयक को विधायिका द्वारा यानी विधानसभा द्वारा पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। संसद के मामले में, संसद में जो विधेयक आता है उसमें क्या है, उसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार वाले विधेयक अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है उसको पारित करने के लिए। लेकिन अगर राज्य विधानसभा द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो फिर अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर बाध्य नहीं है कि उसको स्वीकार करे या ना करे।
तो इतना अंतर है, बाकी शक्तियां सेम है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। यानी राष्ट्र जो ये यहाँ पे था ना कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, तो वीटो शक्ति विधेयक के संबंध में उन शक्तियों को कहा जाता है वीटो शक्तियां। अब देखो कौन कौन सी वीटो शक्ति हैं राष्ट्रपति के पास, इनको देख लेते हैं। वीटो पावर, वीटो पावर देखो पहले आप वीटो पावर को समझिए, ठीक है। एक होता है अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। वीटो दूसरा होता है दोस्तों निलंबनकारी वीटो। आइए मैं इनके बारे में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। निलंबनकारी वीटो, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। तीसरा होता है यहां पे जेबी वीटो, पॉकेट वीटो इसको कहा जाता है। पॉकेट यानी पॉकेट में डाल दिया कोई भी अगर विधेयक या कोई भी जो कि राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए विधेयक लाया गया है, तो इसको हिंदी में कहते हैं जेबी वीटो। और एक चौथा होता है, क्योंकि चौथा ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, भारत में ये नहीं है, इसे कहते हैं विशेषित वीटो। ये अमेरिका में है, ये भारत में नहीं है, विशेषित वीटो। तो इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर है। अब देखो अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो क्या है, इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है, ठीक है। अपनी स्वीकृति क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। जैसे कोई विधेयक आ गया, राष्ट्रपति ने उस पर देख लिया और राष्ट्रपति ने उसको अपने पास रख लिया। राष्ट्रपति ने उसको हाँ किया या ना किया, लेकिन राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दिया, अपने पास ही रख दिया है। तो इसका मतलब अब देखो, जब राष्ट्रपति उसको अपने पास रखेगा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज रहा है, क्योंकि अगर पुनर्विचार के लिए भेजना पड़ेगा और फिर संसद के द्वारा उस पर संशोधन किया जाए या नहीं किया जाए, और अगर संसद के द्वारा पुनः उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी ही होगी। तो उससे अच्छा राष्ट्रपति उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके अत्यंतिक वीटो लगा देता है और उसको अपने पास सुरक्षित रख देता है। और अंत में ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे फिर अगर सरकार बदल जाएगी तो फिर वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पूर्णतः रद्द हो जाएगा। ये कौन कौन से विधेयक होते हैं, मोस्टली जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक होते हैं, जो सदस्य मंत्री नहीं है। दूसरा जो वीटो है वो है निलंबनकारी वीटो। ये निलंबनकारी है, ठीक है, निलंबनकारी, निलंबनकारी नहीं, निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। यानी देखो राष्ट्रपति ने सीधे हस्ताक्षर नहीं किए, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर जो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक होते हैं, उसको क्या करता है राष्ट्रपति, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो इसमें क्या है, अपवाद है। पुनर्विचार के लिए किसको नहीं लौटा जाएगा, एक तो धन विधेयक, ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है, धन विधेयक एंड संविधान संशोधन विधेयक, इनको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जाएगा। लेकिन जिस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, और अगर संसद विधेयक को पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करता है अथवा बिना किसी संशोधन के वो राष्ट्रपति के पास पुनः भेजता है, तो फिर राष्ट्रपति इस पर अपनी राय देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस शक्ति को कहते हैं निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो। जो तीसरी शक्ति है वो है पॉकेट वीटो। ये महत्वपूर्ण है। पॉकेट वीटो का प्रयोग कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है और न ही अस्वीकृति करता है और न लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी राष्ट्रपति ने उसको अपने पॉकेट में डाल दिया और वो अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है दोस्तों कि कोई एक फिक्स समय है राष्ट्रपति के पास कि तब तक वो मतलब उस समय के अंतर्गत राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी है या नहीं देनी है। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को लंबित कर देता है, तो इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग एक बार 1986 में ज्ञानी जैल सिंह
भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था 1986 में भारतीय डाक टिकट संशोधन विधेयक पर। 1986 में भारतीय डाक टिकट संशोधन विधेयक ये गया था राष्ट्रपति के पास, दोनों सदनों में पारित होकर, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने इस पे पॉकेट वीटो का प्रयोग करके इस विधेयक को लंबित कर दिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा वीटो पावर, जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहां पे ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे वित्तीय शक्ति के बारे में, राजनयिक शक्ति के बारे में और सैन्य शक्ति के बारे में, और उसके बाद हम यहाँ पे अभी क्षमादान की शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। वित्तीय शक्ति कौन कौन सी है राष्ट्रपति के पास, देखो यहाँ पे आप। राष्ट्रपति धन विधेयक को, देखो जो धन विधेयक होता है इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो अब आप एक बात यहाँ पे भली भांति समझ गए होंगे कि मैंने देखो यहाँ पे बताया था कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर क्या नहीं कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो जब राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए नहीं लौटा था, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके लिए देखो, वैसे जो नॉर्मली विधेयक होते हैं, पहले विधेयक आते हैं संसद में और संसद में दोनों सदनों में पारित होकर और राष्ट्रपति के पास जाते हैं स्वीकृति के लिए। लेकिन धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। धन विधेयक को पहले राष्ट्रपति की उस पर पूर्वानुमति ली जा रही है और फिर उसको संसद में लाया जा रहा है। तो जब फिर यह राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति ने इस पर अपनी पहले ही पूर्वानुमति दे दी थी, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो इसलिए अब राष्ट्रपति इस पर, जब यह संसद के बाद पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति उसे देनी ही होगी। इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न भी बनता है कि धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत कौन करता है? तो प्रस्तुत करता है, देखो राष्ट्रपति तो अनुमति दे रहा है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, और फिर इसको प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। तो ये वित्तीय शक्ति है। साथ साथ वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगर कोई आकस्मिक निधि निकालनी होती है, आवश्यकता पड़ने पर अगर निधि निकालनी होती है तो उसे भी कौन निकालता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही वो निकाली जा सकती है। तो आकस्मिक निधि हेतु क्या कर सकता है राष्ट्रपति? आकस्मिक निधि हेतु सिफारिश करता है या इसी की पूर्वानुमति पर ये निकाली जाती है। तो ये राष्ट्रपति की क्या है? वित्तीय शक्तियां जो कि राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद राजनयिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास? तो कोई भी जो राजदूत होता है, जो विदेशी द्वारा भेजा जाता है, विदेश द्वारा भेजा जाता है, विदेशी राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है, तो विदेश का राजदूत राष्ट्रपति को परिचय उसको देना पड़ता है। सबसे पहले जो विदेश का राजदूत आएगा, विदेशी देश द्वारा जो भेजा गया राजदूत है, तो वो किसके पास आएगा? पहले राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति की उसको अनुमति लेनी पड़ती है। साथ ही राष्ट्रपति राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है और दूसरे देशों के राजदूत और उच्चायुक्त राष्ट्रपति को प्रमाण देते हैं, यानी वो राष्ट्रपति को उन्हें परिचय देना होता है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, राजदूत और उच्चायुक्त। ये दोनों हैं क्या? काम दोनों की एक ही है, लेकिन दोनों के नाम में फर्क है। राजदूत और उच्चायुक्त ये क्या है? राजदूत को अंग्रेजी में कहते हैं एम्बेसडर, और उच्चायुक्त कहते हैं हाई कमिश्नर। राजदूत को एम्बेसडर और उच्चायुक्त को हाई कमिश्नर। देखो यहाँ पे जो उच्चायुक्त होते हैं, ये होते हैं राष्ट्रमंडल देशों के।
राष्ट्रमंडल देशों के। राष्ट्रमंडल देश कौन कौन है दोस्तों? जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन के गुलाम देश थे जो। तो जैसे भारत ब्रिटेन के क्या था? गुलाम था। तो भारत का जो क्या जाएगा, जो राजदूत है, भारत का जो होगा वो उच्चायुक्त होगा। ठीक है, अगर भारत का कोई व्यक्ति विदेश में जाता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। ठीक है, तो क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है, और राष्ट्रमंडल देशों में वे देश आते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जापान का देता हूं, क्योंकि जापान का होता है राजदूत यानी एम्बेसडर। जापान अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा है, तो जापान का जो भारत में आएगा उसे कहेंगे राजदूत। ठीक है, तो जापान का भारत में रहता है राजदूत, लेकिन यानी एम्बेसडर, लेकिन भारत का जापान में रहता है उच्चायुक्त। तो यहां तक स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर है। राजदूत और उच्चायुक्त, उच्चायुक्त किसे कहते हैं? राष्ट्रमंडल देशों के जो रहते हैं, राष्ट्रमंडल देश जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, और राजदूत जो ब्रिटेन के गुलाम देश नहीं थे, वहां के जो अगर वो भारत में आएगा राजदूत, तो उसे राजदूत कहा जाएगा। तो राजदूत और उच्चायुक्त में आप अंतर स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब देखो सैन्य शक्तियां क्या क्या है राष्ट्रपति के पास। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और युद्ध की घोषणा और समाप्ति ये भी किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और युद्ध की घोषणा की समाप्ति और युद्ध की घोषणा और समाप्ति ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है यहाँ पे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। तो जो क्षमादान की शक्तियां हैं ये आती है अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में, आर्टिकल 72 में आती है क्षमादान की शक्तियां। अब देखो ये क्षमादान की शक्तियां ये कहां से ली गई, इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है अमेरिका। अमेरिका से ये क्षमादान की शक्तियां ली गई है। 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास: क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम और प्रविलंबन। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षमादान या क्षमा, इसको कहते हैं पार्डन। पार्डन, अब ये पार्डन क्या है? तो इसमें क्या होता है, सजा को पूर्णतः क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। जो दंड होता है उसको पूर्णतः समाप्त किया जाता है, यानी इसका मतलब क्या है, अपराध हुआ ही नहीं है। अब जैसे आपने कोई अपराध कर लिया है और राष्ट्रपति के द्वारा आपको पार्डन यानी क्षमा दी गई, यानी आपको पूर्ण रूप से दंड आपको जो दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो आपको पूरी तरह से उसको समाप्त किया जा चुका है। तो यहां पे क्षमा के द्वारा क्या होता है? पूर्णतः दंड समाप्त। दूसरा यहां पे परिहार। अब परिहार क्या है? तो परिहार में क्या होता है कि दंड की मात्रा को कम किया जाता है। दंड की मात्रा को कम, प्रकृति वही रहती है, दंड की मात्रा को कम किया जाता है। किस प्रकार से? एग्जाम्पल से समझो। मान क्या है, किसी को कठोर सजा दी गई है, कठोर सजा, और कठोर सजा फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि उसको कठोर सजा दी गई है 2 साल की, 2 साल की, और उस कठोर सजा में उसको एक कोठरी में बंद किया जाएगा। उसको सिर्फ सुबह, दोपहर और शाम को खाना दिया जाएगा, और सिर्फ 10 मिनट उसको किसी के लिए मिलने के लिए दिया जाएगा। ये इसकी कठोर सजा है। उसको बाकी जेल में कोई काम उसको नहीं करवाना है, कोई उससे अन्य बात नहीं करेगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको बात करने का मौका दिया जाएगा। 2 साल के लिए उसको कठोर सजा दी गई है। लेकिन फिर राष्ट्रपति ने उसको परिहार के माध्यम से क्या किया, उसकी दंड की मात्रा को कम किया, यानी जो 2 वर्ष की सजा है इसको कर दिया 1 साल के लिए। तो मात्रा में तो कमी आ गई, पहले ये 2 साल के लिए थी, अब ये 1 साल के लिए है। लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति वही रहेगी। प्रकृति क्या है, कठोर सजा की थी, तो प्रकृति वही रहेगी, 1 साल तक भी उसको कठोर ही सजा दी जाएगी। तो परिहार में क्या होता है, दंड की मात्रा को कम किया जाता है, दंड की प्रकृति को नहीं। 2 साल की सजा को 1 साल के लिए किया गया, लेकिन अभी भी क्या है, कठोर सजा ही है उसको 1 साल के लिए। तो ये हो गया रेमिशन या परिहार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेमिशन, ISION। ठीक है, परिहार उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहां पे लघुकरण। देखो लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण
कम्यूट। इसमें क्या होता है, सजा की कठोरता को कम किया जाता है। देखो ये बिल्कुल परिहार का उल्टा है। यहाँ पे तो दंड की मात्रा को कम किया जा रहा है लेकिन कठोरता वही है। लेकिन यहाँ पे लघुकरण में क्या होगा, कठोरता में कमी की जाएगी। लेकिन जो दंड की क्या है मात्रा है वो वही रहेगी। जैसे सपोज किसी को क्या किया गया, यहाँ पे 10 साल की सजा दी गई है, लेकिन 10 साल की उसको कठोर सजा दी गई है, 10 साल की कठोर सजा इसको दी गई है। लेकिन फिर लघुकरण के माध्यम से इसकी 10 साल की कठोर सजा को क्या किया गया है, जो आसान सजा होती है, साधारण सजा में 10 साल की साधारण सजा में इसको बदला गया है। तो बस इतना अंतर है। परिहार में क्या हो रहा था, दंड की मात्रा को कम किया जा रहा, प्रकृति वही थी। लेकिन लघुकरण में प्रकृति को कम किया जा रहा है, जो मात्रा है 10 साल के पहले भी थी, 10 साल की अभी भी है, लेकिन पहले कठोर थी, अब इसको साधारण किया गया है। तो लघुकरण और परिहार एक दूसरे क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद यहाँ पे विराम में क्या होता है, इसको रिस्पाइट कहते हैं। विराम में विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। मतलब कुछ समय के लिए विराम, जैसे होता है ना कि विराम दे दिया, उसको थोड़ा आराम दे दिया है। जैसे माना किसी व्यक्ति को सजा हो रखी है 2 साल की, लेकिन बीच में क्या हो चुका है, वो बीमार पड़ गया है, या कोई महिला है, प्रेगनेंसी का उसका समय चल रहा है, ठीक है, वो गर्भावस्था में है, तो उसको उस समय तक के लिए, कुछ समय तक के लिए विराम दिया जा रहा है। लेकिन फिर वो कंटिन्यू सजा पुनः वैसे ही चलती जाएगी। तो इसमें न मात्रा में कमी की जाती है और ना ही प्रकृति में, लेकिन कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है। कुछ समय के लिए वो सजा ही समाप्त की जाती है। अगर वो बीमार पड़ गया, उसको बाहर भर्ती करा दिया हॉस्पिटल में, या कोई महिला गर्भावस्था में है, तो कुछ समय के लिए सजा को विराम देना, इसे कहते हैं विराम। और एक है परविलंबन ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिलंबन, ठीक है, परविलंबन ये प्रतिलंबन है। प्रतिलंबन इसमें क्या होता है, इसमें ये स्पेशल है किसके लिए, फांसी के लिए। ये फांसी के लिए स्पेशली, और इसमें फांसी की जो सजा हो रखी है उसको अस्थायी रोक लगाया जाता है। देखो अगर फांसी की सजा को सीधे समाप्त करना है, या किसी भी सजा को सीधे समाप्त करना है कंप्लीट, चाहे किसी को आजीवन कारावास हो, उसको कंप्लीट समाप्त करना है, तब तो वो क्षमा है, क्षमादान। लेकिन अगर क्या हो चुका है, जैसे कोई फांसी है, तो फांसी को कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगा देना, तो वो प्रतिलंबन है। और अगर जैसे माना, जैसे ये है ना कि जैसे परिहार है, इसमें दंड की मात्रा को कम किया जाता है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन हो सकती है। जैसे फांसी की सजा है, तो फांसी की सजा को कारावास से बदल जा सकता है, आजीवन कारावास। तो इसमें भी कि जो मात्रा पहले फांसी की थी, लेकिन नहीं, इसमें आएगा, ये आएगा लघुकरण में, ठीक है। क्योंकि लघुकरण में क्या की जाती है, जो कठोर सजा होती है उसको साधारण सजा में बदला जा सकता है, यानी प्रकृति को कम किया जा सकता है। तो देखो अगर किसी को फांसी हो रखी है, तो फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है, किसके द्वारा, लघुकरण के द्वारा, ठीक है। लघुकरण में कम करना, तो जो प्रकृति है सजा की, जो कठोरता है उसको कम करना। तो फांसी एक कठोर सजा है और इसको साधारण सजा, यानी इसके उपलक्ष्य में ये साधारण है। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो उम्र कैद, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना ये लघुकरण के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रतिलंबन के द्वारा क्या किया जाता है, ये भी स्पेशल फांसी के लिए है, और इसमें जो मृत्युदंड है, जो फांसी हो रखी किसी को, उसमें अस्थायी रोक लगाई जाती है, कुछ समय के लिए रोक, किसी कारणवश अस्थायी रोक लगा दी जाती है। लेकिन इसमें फांसी की सजा को क्षमा नहीं किया जा रहा है प्रतिलंबन के द्वारा, क्षमा किसके द्वारा किया जा रहा है, लघुकरण के द्वारा। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जा रहा है। तो ये है यहाँ पे क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति में ये निहित है, राष्ट्रपति के द्वारा ये शक्तियां दी जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे।
तो देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है। तो तीन तरह की यहाँ पे आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आपात जो कि नेशनल इमरजेंसी से कहा जाता है, अनुच्छेद 352 के माध्यम से लगाया जाता है। इसके कारण क्या है? तो इसके कारण होते हैं जैसे युद्ध हो गया, युद्ध में आ गया आपका बाह्य आक्रमण, या इसमें क्या हो सकता है सशस्त्र विद्रोह, जो आंतरिक क्या हो जाता है विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह। तो इन कारणों से राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। आंतरिक अशांति यानी सशस्त्र विद्रोह के कारण भी ये राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात की सलाह कौन देता है? मंत्रिमंडल। इसमें अनुमोदन लाया जाता है संसद में 30 दिन में, ठीक है, और 30 दिन में इसको अप्लाई करना होता है। और देखो सलाह दे रहा है मंत्रिपरिषद। सलाह कौन दे रहा है? मंत्रिपरिषद, क्योंकि वास्तविक शक्तियां कार्यपालिका शक्तियां किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो सलाह मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा दी जाती है। और फिर लागू किसके द्वारा किया जाता है? तो लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी मैं सिर्फ राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा हूं। और लगभग इसको 6 महीने तक क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। फिर उस हिसाब से अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही है तो फिर उसको उस प्रकार से बढ़ाया जाएगा। अब देखो जैसे ही लागू करेगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को, तो आर्टिकल 352 के तहत इसको लागू किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही 352 लागू होगा तो वैसे ही कुछ अन्य आर्टिकल्स है दोस्तों जो अपने आप लागू हो जाते हैं। अगर अनुच्छेद 352 लागू हो गया तो फिर आर्टिकल 358 भी लागू हो जाता है अपने आप। क्या है आर्टिकल 358 में? तो अनुच्छेद 358 में है कि अनुच्छेद 19 के अधिकार समाप्त किए जाएंगे। जो अनुच्छेद 19 में है अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार हैं अनुच्छेद 19 में। ये मैं आपको मूल अधिकारों में बता चुका हूं। तो जैसे अनुच्छेद 352 लागू होगा, अनुच्छेद 358 भी अपने आप लागू हो जाएगा और आर्टिकल 19 के माध्यम से जो लोगों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसको समाप्त किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति आपात लगा रहेगा। जैसे ही फिर एक और आर्टिकल भी अपने आप यहां पे लागू हो जाता है, आर्टिकल 359। और ये क्या है? इसमें आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर, क्योंकि 21 में तो क्या है आपका, उसमें जीने का अधिकार उसमें आपका छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 359 जब लागू होगा तो इसमें स्पष्ट है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो अन्य अधिकार हैं वो अपने आप समाप्त हो सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त हो अपने आप। राष्ट्रपति इनके अलावा किसी भी मूल अधिकार को हटा सकता है 359 के अकॉर्डिंग। 12 से 35 तक निलंबित कर सकता है। हटाने का मतलब ये नहीं कि तो आपको हटा दे कंप्लीट रूप से, जब तक राष्ट्रीय आपात रहेगा निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति इन मूल अधिकारों को 20 और 21 के अलावा। और ये प्रावधान किसमें है? 359 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है। लेकिन जो 359 और 358 है ये कब लागू नहीं होगा? जब सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लगेगा। बाकी युद्ध या बाह्य कानून के द्वारा फिर ये लागू हो जाएंगे। तो यह है यहाँ पे राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। जैसे ये लागू होगा तो 358 भी लागू हो जाएगा। आर्टिकल 19 के अधिकार समाप्त निलंबित किए जाएंगे। आर्टिकल 359 अपने आप लागू होगा। 20 और 21 के अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो यह है राष्ट्रीय आपात। उसके बाद यहाँ पे देखो अभी तक जो राष्ट्रीय आपात लगा है वो एक तो 1962 में लगा था जब क्या हुआ था, चीन द्वारा आक्रमण किया गया था, चीन युद्ध। एक लगा था 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था भारत का, और एक लगा था 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के लिए इमरजेंसी लगाई थी। और ये क्यों लगा था? आंतरिक अशांति हेतु सरकार के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन लगी क्या थी यहाँ पे? इमरजेंसी। देखो दो हुए थे बाह्य कारणों से, चीन युद्ध और पाकिस्तान, और 1975 के अकॉर्डिंग ये आंतरिक अशांति के कारण जो 1975 में लगा था। 3 अब तक राष्ट्रीय आपात लगे हैं भारत में। उसके बाद एक राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है।
ये राष्ट्रपति शासन का लगता है राज्य में लगता है, ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। तीसरा यहाँ पे वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। तो ये तो यहाँ पे हो गया राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां थी। एक और शक्ति दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति के पास, वो मैं आपको ऊपर नहीं बताया, मैंने आपको अभी मैं आपको इसको बताता हूँ। एक है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति के पास एक विशेष पावर है, वो है अध्यादेश की करने की शक्ति। ये किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। और ये है किसके द्वारा? आर्टिकल 123 के द्वारा। महत्वपूर्ण है ये। अनुच्छेद 123 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है? किस कंडीशन पे? तो उसकी कुछ कंडीशन है, जैसे कानून यानी विधि के निर्माण की अगर तत्काल आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन उस समय क्या है, संसद के दोनों सदनों में एक सदन सत्र में ना हो, या दोनों सदन में किसी भी कारण से क्या नहीं हो रहा है, विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है, तो इमरजेंसी में यानी तत्काल आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति भी कानून बना सकता है, विधि बना सकता है, और उसके लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति के द्वारा संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर राज्य में क्या हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो। क्योंकि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं है तो राज्य के जो नियम कानून है वो तो फिर वहां की विधानसभा द्वारा पारित किए जाएंगे, वहां पर तो विधानसभा है। लेकिन ये अभी केंद्र की बात हो रही है, तो अगर केंद्र में संसद में कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि संसद से कानून नहीं बन पा रहे, वहां पर विधेयक पारित नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, और उसमें संघ सूची हो गया, सामर्थ्य सूची, दोनों पर कानून बनाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राज्य सूची पर कानून राष्ट्रपति तभी बनाएगा इस अध्यादेश के माध्यम से, अगर राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो। और ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है, ये 6 महीने तक इसकी अवधि होती है। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट जितनी भी शक्तियां थी राष्ट्रपति की, वो हमने कवर कर दी है। और उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और बहुत सारी चीजें आपके फैक्ट क्लियर हुए हों, और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई हों। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।